हेलो एंड वेलकम। कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम करेंगे पार्ट 4 जो कि बात करता है द यूनियन की। चैप्टर 1 है हमारे पास द एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम अभी बात करेंगे प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की। आर्टिकल नंबर 52 बात करता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑफिस। यहाँ पे आ गया देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। तो ये वाला आर्टिकल जो है हमारे पास वो जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है, जो उसकी पोस्ट है, उसको इस्टेब्लिश करता है। रोल आ गया हमारे पास सर्व करता है एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड स्टेट का। फर्दर पावर और फंक्शंस डिटेल में हम सब्सिक्वेंट आर्टिकल्स में करेंगे। तो इसमें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट के। क्या क्या हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आ गया हमारे पास पार्ट 5 की हम बात करते हैं जो कि है द यूनियन, जिसमें चैप्टर 1 है हमारे पास द एग्जीक्यूटिव। इसमें आ गया हमारे पास द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 बात करता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। पहला आ गया इसमें हमारे पास पहला पॉइंट कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड आ गया जो प्रेसिडेंट है वो सर्व करेंगे एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले पार्ट 5 किसकी बात करता है, द यूनियन की बात करता है। चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव की, यहाँ पे हम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे। पार्ट 5 हमें याद रखना है। आर्टिकल 52 हमें याद रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता है। फिर आगे यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, देयर शैल बी होना चाहिए, मैंडेटरी है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का वो कौन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है हमारे पास वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट के। नेक्स्ट आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 53 जो कि बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की। तो पहला पॉइंट है वेस्टिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन में वो वेस्ट की गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। पावर एक्सरसाइज की जा सकती है डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर थ्रू ऑफिसर्स जो सब ऑर्डिनेट हैं उसके, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस, प्रेसिडेंट होल्ड करता है सुप्रीम कमांड डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया की। एक्सरसाइज करता है इस कमांड को, एक्सरसाइज जो है इस कमांड की वो रेगुलेट की जाती है लॉ के द्वारा। लिमिटेशंस क्या है, आर्टिकल क्या नहीं करता है, ट्रांसफर फंक्शंस जो ऑलरेडी कन्फर्ड है स्टेट गवर्नमेंट में या अदर अथॉरिटीज में एग्जिस्ट बाय एग्जिस्टिंग लॉज। प्रिवेंट करना पार्लियामेंट को असाइन करने से फंक्शंस अदर अथॉरिटीज को बिसाइड्स द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल ये दोनों चीजें जो है अलाउ नहीं करता है। तो इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 53। अब हम इसके कीवर्ड्स निकाल लेते हैं। 53 पहले सबसे पहले किसकी बात करता है, ये बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की, कि क्या एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की। पहला आ गया इसमें हमारे पास किसमें वेस्ट की गई है जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास कैसे एक्सरसाइज की जा सकती हैं ये पावर। ये पहली बात डायरेक्टली बाय प्रेसिडेंट, तो या तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट इनको जो है एक्सरसाइज कर सकता है जो पावर्स दी गई हैं, या फिर थ्रू ऑफिसर्स जो उसके सबऑर्डिनेट हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट के 2 पॉइंट्स है। सेकंड में आ गया हमारे पास प्रेसिडेंट होल्ड करेंगे सुप्रीम कमांड डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया के। और यहाँ पे ये जो कमांड है ये रेगुलेट की जाएगी लॉ के द्वारा। तीसरा पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास लिमिटेशंस क्या है। आर्टिकल जो है हमारे पास वो क्या नहीं करता है, यहाँ पे वो ट्रांसफर नहीं करता है फंक्शंस,
जो ऑलरेडी कन्फर्ड है स्टेट गवर्नमेंट में या अदर अथॉरिटीज़ में प्रेसिडेंट को। सेकेंड आ गया, प्रिवेंट नहीं करता है पार्लियामेंट को असाइन करने से फंक्शंस किसी दूसरी अथॉरिटीज़ को अदर देन प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट दूसरी अथॉरिटीज़ को भी ये फंक्शंस असाइन कर सकती है। इसमें हमें याद रखना है आर्टिकल नंबर 53 का हमें टाइटल याद रखना है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ये वेस्ट की गई है एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। एक्सरसाइज कैसे करते हैं प्रेसिडेंट पावर को, या तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं या थ्रू ऑफिसर्स करते हैं जो उनके सबऑर्डिनेट हैं। प्रेसिडेंट को माना गया है सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ लॉ। तो डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांड है, ये रेगुलेट की जाएगी लॉ के द्वारा। यहाँ पे अगर आपका कोई आर्मी बैकग्राउंड है तो आपको पता होगा जो भी प्रमोशंस आते हैं, आर्मी के जितने भी प्रमोशंस होते हैं उन पे जो है प्रेसिडेंट की स्टैंप होती है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्रेसिडेंट जो है उनको सुप्रीम कमांड माना गया है डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया का। ये आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी है, ये छोटा सा है जो पर्सनली रिलेट कर सकते हैं उन आर्मी के जितने प्रमोशंस होते हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट की स्टैंप होती है। लिमिटेशन क्या है, आर्टिकल क्या नहीं करता है, ट्रांसफ़र नहीं करता है फंक्शंस जो ऑलरेडी कन्फर्ड हैं स्टेट गवर्नमेंट में या अदर अथॉरिटीज़ में, प्रिवेंट करता पार्लियामेंट को फंक्शन असाइन करने से फंक्शंस दूसरे अथॉरिटीज़ को अदर देन प्रेसिडेंट। आर्टिकल ये दोनों चीज़ें जो है वो नहीं करता है। फिर आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 54 जो कि बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। पहला पॉइंट है हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज से जो कंसिस्ट करता है इलेक्टेड मेंबर्स बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के, इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज के स्टेट के। डेफिनेशन क्या है स्टेट की, फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल, अभी जो आर्टिकल है आर्टिकल 55, स्टेट इंक्लूड करता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो यहाँ पे हमारे पास NCT दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे अदर देन जो हमारे पास एक्चुअल स्टेट्स है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर करना कि प्रेसिडेंट चूज किया जाता है थ्रू एक रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो इन्वॉल्व करता है बोथ यूनियन को और स्टेट लेजिस्लेचर्स को। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 54 जो कि बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। इसमें आ गया हमारे पास इलेक्शन कैसे होते हैं या प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज से। अब ये क्या कंसिस्ट करेगा, इसमें आ गया दो हमारे पास। पहला आ गया इसमें हमारे पास इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं ऑफ बोथ जो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के उनके इलेक्टेड मेंबर्स। इसके अलावा जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स हो गए हमारे पास राज्य। इनके अलावा स्टेट और क्या इंक्लूड करेगा, इनके अलावा स्टेट जो है दो चीज़ें इंक्लूड करेगा। पहला आ गया हमारे पास नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को इंक्लूड किया जाएगा, मतलब उनके इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो भी वोट करेंगे, प्लस इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी की उनके इलेक्टेड मेंबर्स भी जो है यहाँ पे वोट करेंगे। ऑल्दो ये दोनों ही यूनियन टेरिटरीज हैं बट यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनको इंक्लूड किया गया है। तो ये पूरा का पूरा ही जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं। इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 54 जो कि बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जो कंसिस्ट करता है इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के, इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के स्टेट्स की। यहाँ पे जो स्टेट है वो इंक्लूड करेगा NCT ऑफ दिल्ली को, और यूटी जो है हमारे पास यूनियन टेरिटरी जो है पुडुचेरी की उसको। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 55 जो कि बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या मैनर रहेगा इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट के, तो कैसे कैलकुलेशन होगी ये सब जो है हम देखते हैं।
ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर करना कि यूनिफॉर्मिटी है रिप्रेजेंटेशन में स्टेट्स के बीच में, बिटवीन स्टेट्स कलेक्टिवली एंड विद द यूनियन दैट इज पार्लियामेंट। तो आपस में स्टेट के और स्टेट और यूनियन के बीच में एक यूनिफॉर्मिटी है रिप्रेजेंटेशन की, इसका ऑब्जेक्टिव है इस तरीके से वोट करवाने का। अब इसमें आ गया वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएस, तो यहाँ पे किसकी वोट की कितनी वैल्यू होगी हम एक बार ही देख लेते हैं। इसमें आ गया हमारे पास ये एप्लीकेबल है जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के ओनली, तो यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सिर्फ उन पे अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है स्टेट की वो डिवाइड की जाएगी टोटल जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, टोटल इलेक्टेड जो एमएलएस हैं, हर एक 1000 जो होगा कोशेंट में वो इक्वल टू होगा 1 वोट फॉर द एमएलए। राउंडिंग रूल क्या है, अगर रिमाइंडर 500 है, 500 से कम है, सॉरी रिमाइंडर 500 से ज़्यादा है तो एक एक्स्ट्रा वोट मिलेगी, अगर रिमाइंडर 500 से कम है तो उनको इग्नोर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बारी देख लेते हैं इस स्लाइड में क्या बोला गया है। इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 55 जो कि बात करता है मैनर की, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, किस मैनर में प्रेसिडेंट को जो है वो इलेक्ट किया जाएगा। पहला आ गया इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें आ गया हमारे पास इंश्योर करने के लिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसमें आ गया यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस में होनी चाहिए। सबसे पहले आ गया हमारे पास अमंग स्टेट्स इंटर से, स्टेट्स में जो आपस में जो है वो यूनिफॉर्मिटी जो होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन की। दूसरा आ गया स्टेट्स कलेक्टिवली, मतलब सारे स्टेट एक साथ लिए जाएं, और जो यूनियन है हमारे पास दैट इज पार्लियामेंट, उनके बीच में भी जो है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन की। सेकेंड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास वैल्यू क्या है, जो वोट्स हैं हमारे पास ऑफ एमएलए की तो क्या वैल्यू होगी। इसमें आ गया सबसे पहले किस पे एप्लीकेबल है, हमारे पास जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, से वही वोट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला जो है आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे जो स्टेट की पॉपुलेशन है, जितनी भी स्टेट की पॉपुलेशन है उसको डिवाइड किया जाएगा जो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड एमएलएस हैं, उनसे जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसमें हर एक 1000 जो होगा कोशेंट में, मतलब हर एक 1000 जो पॉपुलेशन होगा उस पे 1 वोट दी जाएगी पर एमएलए। उसका मतलब है 1 वोट पर एमएलए, मतलब एक एमएलए एक ही वोट कर सकता है। अगर कुछ भी रिमाइंडर बचा है तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर जो है मोर देन 500 या इक्वल टू 500 हुआ तो यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा वोट दी जाएगी। अगर रिमाइंडर जो है वो कम है 500 से तो इसको जो है इग्नोर किया जाएगा। तो राउंड ऑफ करके हाफ से ज़्यादा है तो 1 एक्स्ट्रा वोट मानी जाएगी, हाफ से कम है 500 से तो उसको इग्नोर किया जाएगा। तो इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 55 जो कि बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन में स्टेट्स के बीच में इंटर से, और स्टेट्स कलेक्टिवली और यूनियन जो है जो पार्लियामेंट है उनके बीच में। वैल्यू जो है वोट्स ऑफ एमएलए, सबसे पहले सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के उन पे एप्लीकेबल होगा। फॉर्मूला क्या है, पॉपुलेशन को लेंगे स्टेट की, नीचे लेंगे हम डिवाइड करेंगे उसको टोटल इलेक्टेड एमएलए से। हर एक जो 1000 का कोशेंट होगा उसका मतलब है 1 वोट पर एमएलए। रिमाइंडर अगर 500 से ज़्यादा या 500 के बराबर हुआ तो 1 एक्स्ट्रा वोट जो है वो मिलेगी। रिमाइंडर अगर 500 से कम हुआ तो उसको वहीं पे इग्नोर किया जाएगा। तीसरा आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमपीज, एप्लीकेबल होगा इलेक्टेड मेंबर्स पे लोकसभा के और राज्यसभा के। फॉर्मूला क्या है, टोटल वोट्स जो हैं ऑल एमएलएज की डिवाइड किया जाएगा टोटल जो हमारे पास इलेक्टेड एमपीज हैं। राउंडिंग रूल क्या है, अगर फ्रैक्शन हाफ से ज़्यादा हुआ काउंट किया जाएगा 1, फ्रैक्शन अगर हाफ से कम हुआ या उसके बराबर हुआ तो उसको इग्नोर किया जाएगा। मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगी और सीक्रेट बैलेट से जो है वोट होगी।
मीनिंग क्या है पॉपुलेशन का, एक्सप्लेनेशन में आ गया। पॉपुलेशन का मतलब है फिगर्स जो लास्ट पब्लिश्ड सेंसस था उससे उठाई जाएंगी। अंटिल पोस्ट 2026 सेंसस डेटा पब्लिश, पॉपुलेशन जो ली जा रही है वो फ्रॉम द 1971 जो है उसके सेंसस से ली गई है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है वो बताता है वैल्यू क्या होगी जो वोट्स दी हैं एमपीज ने। सबसे पहले आ गया हमारे पास ये एप्लीकेबल होगा जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। फिर आ गया यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा यहाँ पे जो टोटल वोट्स होंगी ऑल एमएलएज की, डिवाइड किया जाएगा उसको टोटल इलेक्टेड एमपीज से। राउंडिंग रूल क्या है, राउंडिंग कैसे की जाएगी, अगर यहाँ पे जो फ्रैक्शन आया हमारे पास वो ग्रेटर देन हाफ है तो ये काउंट किया जाएगा एज 1, लेकिन अगर फ्रैक्शन लेस देन या इक्वल टू हाफ है तो यहाँ पे इसको इग्नोर किया जाएगा। फोर्थ आ गया हमारे पास मेथड क्या है इलेक्शन का। पहला आ गया इसमें हमारे पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगी। तीसरा आ गया सीक्रेट बैलेट से जो है यहाँ पे वोट होगी। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास मीनिंग क्या है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का यहाँ पे मतलब है जो फिगर्स उठाई जाएंगी वो उठाई जाएंगी जो लास्ट पब्लिश्ड सेंसस है। सो अंटिल पोस्ट 2026 सेंसस डाटा इज पब्लिश, यहाँ पे अभी तक जो है जब तक हमारा 2026 का डेटा पब्लिश नहीं हो जाता है पॉपुलेशन जो है 1971 के सेंसस से जो है उठाई जाती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, क्या क्या हमारे पास कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले है वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमपीज, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के और लोकसभा पे उन पे अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या है, टोटल वोट्स जो हैं एमएलएज के उनको डिवाइड किया जाएगा टोटल इलेक्टेड एमपीज से। राउंडिंग में आ गया फ्रैक्शन अगर हाफ से ज़्यादा है उसको 1 काउंट किया जाएगा। फ्रैक्शन अगर हाफ से कम है या फिर इक्वल टू हाफ है तो उसको इग्नोर किया जाएगा। ध्यान रखिए इसमें इक्वल टू वाले को भी इग्नोर किया जाएगा। मेथड क्या है इलेक्शन का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगी, सीक्रेट बैलेट से वोट होगी। मीनिंग क्या है पॉपुलेशन का, फिगर्स जो लास्ट पब्लिश्ड सेंसस से उठाए जाएंगे जब तक पोस्ट नहीं होते हैं 2026 का डेटा। पोस्ट जो पॉपुलेशन है वो ली जाएगी 1971 के सेंसस से। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास केस लो। केस लो बात करता है रे प्रेसिडेंशियल पोल 1974 सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का वो हेल्ड किया जा सकता है जब स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो गई है अंडर आर्टिकल 356 और उसके मेंबर अनेबल हैं पार्टिसिपेट करने में इलेक्शन के। आर्टिकल 71 सबसेक्शन 4 प्रोटेक्ट करता है प्रेसिडेंट इलेक्शन को बीइंग चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड की एग्जिस्टेंस किसी भी वैकेंसी का फॉर वट एवर रीजन अमंग द मेंबर्स जो है इलेक्टोरल कॉलेज का। तो इसमें क्या हेल्ड किया गया है, इसमें केस लो आ गया हमारे पास रे प्रेसिडेंशियल पोल 1974 सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है, इसमें हेल्ड किया है कि इलेक्शंस जो हैं प्रेसिडेंट के वो हेल्ड किए जा सकते हैं जब स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है अंडर आर्टिकल 356 के अंडर, इमरजेंसी के अंडर, और यहाँ पे जो उसके मेंबर्स हैं वो अनेबल हैं पार्टिसिपेट करने में इलेक्शंस में, कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं इलेक्शंस में तब भी जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होल्ड किए जा सकते हैं। आर्टिकल 71 क्लोज 4 जो है वो प्रोटेक्ट करता है
किसको प्रोटेक्ट करता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन को प्रोटेक्ट करता है चैलेंज किए जाने से इस ग्राउंड पे कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस है किसी भी वैकेंसी का फॉर वट एवर रीजन। यहाँ पे रीजन जो है वो कोई भी हो सकता है, एनी रीजन, कोई भी रीजन है अमंग जो मेंबर्स हैं ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तो कोई भी रीजन है, चाहे इमरजेंसी की वजह से स्टेट असेंबली को डिसॉल्व किया गया है, कोई एमपी बीमार है, किसी एमपी की डेथ हो गई है, कोई भी सीट वेकेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वैकेंसी के बेसिस पे जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। रे प्रेसिडेंशियल पोल 1974 सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट के हेल्ड किए जाएंगे इवन इफ जो स्टेट असेंबली है वो डिसॉल्व हो गई है अंडर आर्टिकल 356 और मेंबर्स अनेबल हैं पार्टिसिपेट करने में इलेक्शन में। आर्टिकल 71 क्लोज 4 प्रोटेक्ट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को चैलेंज किए जाने से ग्राउंड पे कि एग्जिस्टेंस है किसी वैकेंसी का, रीजन कुछ भी हो सकता है जो मेंबर्स जो हैं इलेक्टोरल कॉलेज के। तो यहाँ पे अगर वेकेंट हैं सीट्स तो उससे जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन यहाँ पे अफेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 56 जो कि बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। क्या टर्म रहेगी जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का उनके। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ टर्म। प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं ऑफिस 5 साल की टर्म के लिए। टर्म बिगिन करती है उस डेट से जो प्रेसिडेंट एंटर करते हैं ऑफिस में। रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। रेजिग्नेशन होना चाहिए राइटिंग में और एड्रेस किया जाना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे जो स्पीकर हैं लोकसभा के उनको। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 56 जो कि बात करते हैं टर्म की, लेकिन यहाँ पे रिटायरमेंट की भी बात हुई है। तो ये जो टाइटल है हमारे पास वो है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। पहला आ गया इसमें हमारे पास क्या ड्यूरेशन है टर्म की। पहला आ गया इसमें हमारे पास 5 साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करता है। कब से बिगिन होती है? जो टर्म बिगिन होती है उस डेट से जिस डेट से प्रेसिडेंट एंटर करते हैं ऑफिस में। सेकंड बात करते हैं रेजिग्नेशन की। किसी भी टाइम पे जो है प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकते हैं। सेकंड आ गया रेजिग्नेशन कैसे दिया जाना चाहिए। रेजिग्नेशन सबसे पहले राइटिंग में होगा, प्लस ये किसको एड्रेस किया जाएगा? ये एड्रेस किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को। ये जो इस टाइप के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप ध्यान रखें, ये आपको प्री में पूछे जाते हैं और वहाँ पे आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर या फिर आपका कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऐसे 3-4 ऑप्शंस देंगे। एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं बट कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे रेजिग्नेशन एड्रेस किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे किसको? जो स्पीकर है लोकसभा के उनको। यहाँ पे आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 56 जो कि बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन है हमारे पास 5 साल की टर्म। कब से बिगिन करता है? जो डेट है जिस पे प्रेसिडेंट एंटर करता है ऑफिस में। रेजिग्नेशन किसी भी टाइम पे दे सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं राइटिंग में। राइटिंग में अपना रेजिग्नेशन देना है, एड्रेस किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा को। तो इसमें जो याद रखना है आपको, टर्म याद रखनी है। 5 साल की आपकी टर्म है। रिजाइन किसी भी टाइम पे राइटिंग में होना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे स्पीकर जो है लोकसभा के उनको। नेक्स्ट आ गया रिमूवल बाय इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से अगर उन्होंने वायलेशन कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का। रिमूवल किया जाता है थ्रू इम्पीचमेंट और इसका जो प्रोसीजर है हमारे पास वो दिया गया है आर्टिकल 61 में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे।
कंटिन्यूएंस इन ऑफिस इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5-year टर्म, प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर सकते हैं ऑफिस को अनटिल सक्सेसर अज्यूम करता है ऑफिस को। कोई ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो इसमें आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट बात करता है रिमूवल बाय इम्पीचमेंट की। पहली बात है कौन से ग्राउंड पे जो है प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, यह आ गया वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पे, ये आप ध्यान रखेंगे। सेकंड पॉइंट आ गया कैसे किया जाता है, इम्पीचमेंट से किया जाता है रिमूवल। इसका हमारे पास जो प्रोसीजर है आर्टिकल 61 में है। फोर्थ आ गया कंटिन्यूएंस इन ऑफिस की बात हो रही है कि कब कंटिन्यू कर सकते हैं ऑफिस में। इसमें बोला गया है कि जब एक्सपायरी हो जाती है 5-year टर्म की, उसके बाद भी प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर सकते हैं ऑफिस में जब तक सक्सेसर अज्यूम नहीं करता है ऑफिस को। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो इसमें आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट रिमूवल बाय इम्पीचमेंट। ग्राउंड क्या है, ग्राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा जाता है एमसीक्यू में आपसे। तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड है रिमूवल का। इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है हमारे पास 61 में दिया गया है। कंटिन्यूएंस इन ऑफिस एक्सपायर जब हो जाता है 5 साल का जो टाइम पीरियड है, प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर सकते हैं ऑफिस जब तक उनका कोई सक्सेसर अज्यूम नहीं करता है ऑफिस को। तो बेसिकली कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट नहीं होना है, ये इंश्योर करना है। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, ये याद रखना है। और ग्राउंड है हमारे पास वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 57 बात करता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। तो री इलेक्शन की क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पे हमारे पास प्रेसिडेंट की। री इलेक्शन परमिटेड है। एक पर्सन जो होल्ड कर रहे हैं या जिन्होंने हेल्ड किया है ऑफिस जो है प्रेसिडेंट का, वो एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए। कोई टर्म लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं करता है एक मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स प्रेसिडेंट के लिए। री इलेक्शन अलाउड है कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तीसरा आ गया सब्जेक्ट टू अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। एलिजिबिलिटी जो है री इलेक्शन की वो कंडीशनल है अपॉन मीटिंग क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 58 और नॉट बीइंग डिस्क्वालिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो इसमें हमारे पास री इलेक्शन की बात की गई है। ये आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 57 जो कि बात करता है एलिजिबिलिटी की फॉर री इलेक्शन। पहला आ गया इसमें पॉइंट हमारे पास कि री इलेक्शन जो है वो परमिटेड है। कोई भी पर्सन जो होल्ड कर रहा है अभी के टाइम पे या जिसने हेल्ड किया है ऑफिस जो है प्रेसिडेंट का, वो एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए। सेकंड आ गया इसमें हमारे पास टर्म लिमिट क्या प्रिस्क्राइब्ड है। पहला आ गया इसमें हमारे पास कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं प्रिस्क्राइब करती है प्रेसिडेंट के लिए। री इलेक्शन जो है कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए किए जा सकते हैं। तीसरा आ गया सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। लिमिट जो है हमारे पास वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। इलेक्शन किया जा सकता है जब प्रेसिडेंट या जो कैंडिडेट है हमारे पास वो मीट कर रहे हैं क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 58 जो कि हम आगे करेंगे, और वो जो है डिस्क्वालिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो यह आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 57 जो कि बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। री इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट की क्या हमारे पास एलिजिबिलिटी है। इसमें आ गया हमारे पास री इलेक्शन परमिटेड है। कोई भी जो प्रेसिडेंट अगर वो फिलहाल होल्ड कर रहे हैं ऑफिस को या उन्होंने पहले कभी होल्ड किया है पास्ट में, वो एलिजिबल होंगे री इलेक्शन के लिए। टर्म लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी मिनिमम टर्म नहीं बताती है। ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन भी है और आपका प्री का भी क्वेश्चन है।
फिर री इलेक्शन नंबर ऑफ टाइम्स लिए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। ये सब्जेक्ट टू होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के। कंडीशंस क्या है री इलेक्शन की? जो कैंडिडेट है वो मीट कर रहे हैं क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 58 और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 58 जो कि बात करते हैं क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगी इलेक्शन के लिए एज प्रेसिडेंट? पहला आ गया असेंशियल क्वालिफिकेशन। एक पर्सन एलिजिबल है इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के लिए ओनली इफ ही और शी एक सिटीजन है इंडिया के, कंप्लीट किए हैं 35 ईयर्स ऑफ एज, क्वालिफाइड है टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ लोकसभा, फुलफिल करते हैं क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 84। फिर आ गया हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक पर्सन डिस्क्वालिफाइड है अगर वो होल्ड करते हैं कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, कोई भी लोकल या अदर अथॉरिटी अंडर देयर कंट्रोल। आर्टिकल 58 आ गया हमारे पास क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। पहला आ गया हमारे पास असेंशियल क्वालिफिकेशन। एक पर्सन कब जो है एलिजिबल है इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट की? पहला कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया के। दूसरा आ गया वो कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब वो 35 ईयर्स ऑफ एज होने चाहिए। तीसरा आ गया वो जो क्वालिफाइड होने चाहिए कि उनको इलेक्ट किया जा सके एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा और देयरफॉर फुलफिल करते हैं क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 84। डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी यहाँ पे हमारे पास? डिस्क्वालिफिकेशन अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड कर रहे हैं, किसके अंडर? इसमें आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, दूसरा आ गया स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, तीसरा आ गया कोई भी लोकल या फिर अदर अथॉरिटी जो हमारे पास उनके कंट्रोल में है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है। यह आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 58। क्वालिफिकेशन क्या है इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट की? असेंशियल क्वालिफिकेशन है सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। एमसीक्यू का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको जो है 4 आपको ऑप्शंस दे देते हैं, उनमें से ऑड वन आउट या फिर क्या क्वालिफिकेशन नहीं है वो आपको टिक करनी है। तो ये जो तीनों ही हैं आप ध्यान रखेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन अगर प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल या फिर अदर अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तीसरा आ गया हमारे पास एक्सेप्शंस क्या होंगी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, एक्सप्लेनेशन में आ गया। फॉलोइंग नहीं काउंट होंगे एज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर हैं स्टेट के, मिनिस्टर हैं यूनियन के या मिनिस्टर हैं किसी स्टेट के। केस आ गया जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है डिसाइड करने के लिए क्वेश्चन एज टू वेदर कोई पर्सन होल्ड कर रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर नहीं। जो रेलिवेंट है वो है वेदर ऑफिस केपेबल है ईल्ड करने का जो प्रॉफिट है या पिक्यूनरी गेम है, एंड नॉट वेदर जो पर्सन है वो एक्चुअली ऑब्टेन कर रहा है मॉनेटरी गेन। तो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट देखेंगे कि क्या जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं होगा, क्या नहीं होगा अगर कोई पर्सन प्रेसिडेंट है इंडिया का, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है किसी स्टेट का। फोर्थ आ गया यहाँ पे मिनिस्टर हैं यूनियन के। फिफ्थ आ गया हमारे पास मिनिस्टर हैं किसी भी स्टेट के। तो कोई भी पर्सन जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर हैं स्टेट के, मिनिस्टर हैं यूनियन के या फिर मिनिस्टर हैं स्टेट के, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, ये नहीं माना जाएगा, ये हमारे पास एक्सेप्शंस है। अब हम केस लॉ देख लेते हैं। केस लॉ है हमारे पास जया बच्चन जी का, जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि जब हम क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, जब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई कैंडिडेट होल्ड कर रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि वेदर जो ऑफिस है वो केपेबल है ईल्ड करने का कोई भी प्रॉफिट या फिर पिक्यूनरी गेन
ना कि हम ये देखें कि पर्सन जो है एक्चुअली उससे ऑब्टेन कर रहा है मॉनेटरी गेन। तो यहाँ पे कैपेबिलिटी देखी जाएगी किसी भी ऑफिस की कि वो कितना प्रॉफिट या कैपेबल है प्रॉफिट देने का। कोई पर्सन एक्चुअली कितना गेन कर रहा है किसी चीज़ से, ये हम नहीं देखेंगे। तो केस लो है यहाँ पे जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 हेल्ड किया है कि जब क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि कोई पर्सन होल्ड कर रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ये देखेंगे कि वेदर ऑफिस केपेबल है यील्ड करने का प्रॉफिट या पेक्यूनरी गेन, ना कि ये देखें कि एक्चुअली कितना ऑब्टेन किया जा रहा है मॉनेटरी गेन। तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे। ये केस लो आप मेंस में अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है किसी स्टेट में, कॉन्स्टिट्यूशन मेंस में भी आता है, तो ये केस लो आप ज़रूर मेंशन करेंगे। बाकी आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूशन की या किसी और सब्जेक्ट की जो चैनल पे कवर्ड है, तो उसके लिए जो है आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक पिन्ड कमेंट मिलेगा। पिन्ड कमेंट में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाके अपनी पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए या फिर इस सब्जेक्ट की चाहिए या एडिशनली किसी सब्जेक्ट की आपको करवानी है, तो आप जो है वहाँ पे अपना मैसेज डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो फीडबैक के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कोई फीडबैक देना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे छोटा सा मैसेज डाल सकते हैं कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर आपको कौन से फॉर्मेट से करना ज़्यादा बेटर लगता है। कोई भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है आप व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कमेंट में जो है आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस चैनल पे मेंस आंसर राइटिंग करनी है तो वो हम मेंबर्स के साथ कर रहे हैं। आपकी दो तरीके की मेंबरशिप है, आपकी बेसिक मेंबरशिप है, आपकी एडवांस मेंबरशिप है। बेसिक में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एडवांस में आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस पीडीएफ्स मिलेंगी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मंथली जो हमारे साथ है मेंस आंसर राइटिंग के लिए जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं या मास्टर्स कर रही हैं या जो भी रीज़न है टाइम का, तो उसके लिए आप जो है डायरेक्टली पीडीएफ भी ले सकते हैं। हमने बहुत ही मिनिमम प्राइसेस रखे हैं। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। उसके लिए भी जो है आप व्हाट्सएप नंबर पे जाएंगे और वहाँ पे अपनी क्वेरी जो है वो डाल देंगे। बाकी जो है इस लेक्चर में हमने सब कुछ कवर कर लिया है। सो थैंक यू।